नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो हम पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस, और ईवीएस पर आपको सारी क्लासें दी जा चुकी हैं और एनसीईआरटी वेस्ट क्लासें दी हैं हमने आपको। अगर आप वो क्लासें देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासों को देख सकते हो। और इन क्लासों में यानी ये जो वीडियो मैं लेके आई हूँ, ये आपकी रिवीजन क्लास है। और रिवीजन क्लास में हमने यानी फर्स्ट वीडियो आपको मिल चुकी है और ये आपकी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम ये मलेरिया की दवाई और ये गुड़ावला यानी यहाँ तक हमने पूर्ण कर लिया है। आज हम ये दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण यहाँ से शुरू करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेगी, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकेंड हो। और दोनों की ही तैयारी हमने आपको एनसीईआरटी वेस्ट कराई है। और पेपर सेकंड के लिए एनसीईआरटी पर सॉल्यूशन आपको डेली मिल रहा है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लगवाए जा रहे हैं। और पेपर फर्स्ट के लिए भी सारी वीडियो आपको दी जा चुकी है। और यानी आपको अब वन लाइनर ये ईवीएस कराई जा रही है। तो फर्स्ट वीडियो आपको मिल चुकी है, ये आज से आपकी सेकंड वीडियो है। जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके उसको अवश्य देखें, फर्स्ट वीडियो भी आप अवश्य देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण। और अगर आप ये चाहते हो कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। वहाँ जाके आपको सारी क्लासें भी मिल जाएंगी एक साथ, और आपको सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण, और ये हमारा सिर्फ रिवीजन चल रहा है, ठीक है। क्लासें हमने आपको पहले दी हैं। 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम ने बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। यानी नगर निगम के बहुत से स्कूलों में क्या है, हजारों बच्चे एनीमिया का कारण हो जाते हैं, शिकार हो गए हैं। और जब वो बच्चे एनीमिक हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि उनकी जो शारीरिक और दिमागी ये दोनों तंदुरुस्ती पर उनका बहुत असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ भी नहीं पाते, यानी उनकी जो शारीरिक ग्रोथ होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। अनीमिक बच्चों को आयरन की दवाइयां भी दी जा रही हैं। अनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है। लार्वे पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े होते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। सिर्फ ये आपको वन लाइनर मिल रहा है। क्लासें आप पढ़ना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके और सारी वीडियो एक साथ देख सकते हो आप। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। और यहाँ से आपके प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, इसीलिए ये सारी क्लासें आपको एक बार रिवीजन अवश्य करना चाहिए। ये ग्रुप लीडर के गुण हैं। तो पर्वतारोहण के संदर्भ में बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना, ये ग्रुप लीडर के गुण होते हैं। ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। यानी मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपकी मिजो भाषा बोली जाती है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्म चॉकलेट वाला दूध से बचाव और ज्यादा शक्ति के लिए होता है। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे श्रिक, पिटोन, हंटर शूज और स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान इत्यादि। यानी पर्वतारोहण में जो इस्तेमाल चीजें की जाती हैं उनकी ये सूची है। तो इसको आप अच्छे से याद रखें। यहाँ से आपका सामान दे दिया जाता है, और एक चीज ऐसी होती है जो इसमें नहीं होती है और उसमें आपको नहीं ढूंढने के लिए दे दी जाती है, तो फिर वहाँ कठिनाई होती है। और आपके इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते रहना चाहिए। प्रैक्टिस सेट के लिए भी आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हो। अन्यंत्र आप कहीं से भी, आपके पास बुक है या कहीं किसी भी माध्यम से आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए अपना पेपर पहली बार में क्लियर करने के लिए।
एकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाल में जिसे सागर माता कहते हैं, पर कदम रखा। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। यानी भारत की पहली और विश्व की 5वीं। गोलकोंडा दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम स्थित है और ये गोलकोंडा से भी आपके प्रश्न कई बार सीटेट में पूछा गया है। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। और ये बुर्ज आपके 87, 84, 86 इस तरीके से दिए होते हैं, फिर वहाँ आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि कितने बुर्ज हैं। तो ये आपके 87 यानी 87। सन 1200 में ये किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। कांसे की चीजें हजारों साल पहले आदिवासी बनाते आए हैं। मल्लापुरम जिला केरल राज्य में है। आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब अंतरिक्ष में है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। यानी ये कितनी दूर गई थी? तो 360 किलोमीटर। सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें। यानी ये सुनीता विलियम्स हैं जो अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें इन्होंने आपको बताई हैं, आप पढ़ सकते हो। हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते थे। यानी अंतरिक्ष में एक जगह हम नहीं बैठ सकते हैं, वहाँ उड़ते रहते हैं। यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते, बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। यानी खाना खाने के लिए भी उड़ते हुए जाना और फिर खाने के जो पैकेट थे वो भी उड़ते रहते। यानी अंतरिक्ष में सारी चीज़ें उड़ती रहती हैं। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बाल हमेशा खड़े ही रहते थे। चल न पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, ये सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था लेकिन मुश्किल भी। यानी मजेदार के साथ साथ ये कैसा था, ये बहुत ही मुश्किल काम था। अब बात करते हैं तारों की। तो तारे क्या हैं? तारे हमारे टिमटिमाते हैं। टूटता तारा जिसे उल्का पिंड कहते हैं वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज पर ही होती हैं। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। और मैं हमेशा आपको सलाह देती हूँ कि आपको भारत का मैप अच्छे से आना चाहिए। और आपके मैप से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार नहीं, लगभग हर बार आपके 2 प्रश्न तो अवश्य पूछे ही जाते हैं सीटेट में, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। तो आपको मैप अवश्य आना चाहिए कि कौन सा राज्य किस दिशा में है, आपका उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, और किस राज्य से कौन कौन सी सीमाएं लगी हैं। इस तरीके से आपको भारत का मैप अवश्य आना चाहिए। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यानी लद्दाख को क्या कहा जाता है? तो इसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। मनाली कहाँ है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में बर्फ से ढके पहाड़, यानी ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट जमीन है। सूखेपन की वजह से कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते हैं। लद्दाख में जुले जुले का अर्थ है स्वागत है, स्वागत है। यानी हमारे यहाँ वेलकम या स्वागत जो बोलते हैं
तो लद्दाख में वहाँ बोलते हैं जुले जुले। आप वीडियो को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें और धैर्य के साथ वीडियो को पूरी देखें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को 2 बार भी देख सकते हो तो पेपर में यानी एग्जाम टाइम आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपके लिए मददगार है, हेल्पफुल है। लद्दाख में बने घरों की खासियत, ये 2 मंजिला वाली इमारत होती हैं। लद्दाख में कैसी इमारतें मिलती हैं? 2 मंजिल वाली मिलती हैं। घर पत्थरों के बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं, यानी पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से घर बनाए जाते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई गई थी। घर के अंदर से एक शेड की तरह लग रहा था जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। हमने लकड़ी की सीढ़ियां उठाई और पहली मंजिल पर पहुंचे। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीजों के भंडार के लिए है। कभी कभी बहुत अधिक ठंड होने पर लोग नीचे भूतल भूतल कहते हैं यानी तलघर बोलते हैं जिसको, जो अंदर बनाया जाता है जमीन के, पर चले जाते हैं। या भूतल पर खिड़कियां नहीं होती, यानी जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो जमीन के नीचे ये तलघर बनाए जाते हैं जिन्हें भूतल कहा जाता है, तो लोग यहाँ चले जाते हैं। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। अब लद्दाख की फसलें आपसे पूछ ली जाए तो ये आपकी लद्दाख की फसलें हैं। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं। जब ताजे फल और सब्जियां नहीं मिलती तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं। यानी लद्दाख में क्या करते हैं कि गर्मियों के मौसम में जो फल होते हैं उनको सुखा करके रखा जाता है सर्दियों में प्रयोग के लिए, क्योंकि सर्दियों में वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। लद्दाख में सकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं, कहीं जगहों पर तो सड़कें है ही नहीं। ठीक है। चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। वहाँ चट्टानी मैदान है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द और कमजोरी महसूस होती है और ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और ना ही कोई मैकेनिक। चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति है। चांगपा जनजाति में केवल 5000 लोग ही हैं। चांगपा हमेशा अपनी बकरी और भेड़ों के साथ घूमते हैं। उन्हें भेड़ों से वह सब मिलता है जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट और स्वेटर के लिए ऊन। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त होती है। चंगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हों। यानी जितनी सर्दी में वो रहती हैं उतने बाल अधिक हो जाते हैं और बाल साथ ही साथ मुलायम हो जाते हैं। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं। ये उनका जीवन और उनकी आजीविका है। चांगपास अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। चांगपा अपने तंबू को रेवो कहते हैं। याक के बालों को पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होते हैं। यहाँ हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हों। रेवो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। चांगपास इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी पर, यानी श्रीनगर में पहाड़ों और पानी दोनों पर घर मिलते हैं। कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बेकरियों से खरीदते हैं। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी और पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। इस तरीके के घर मिलते हैं आपको। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाता है। महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों को गिनती हैं और लेखा से बाहर निकालती हैं। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है और ये शिक्षक संकेत है, यानी इस तरीके से आप बच्चों से करवा सकते हो कि चांगसास का मतलब क्या है और क्या है। ठीक है। अब बात करते हैं दुनिया में मशहूर पश्मीना शॉल की। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और आपका प्रश्न यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है, बनता भी है कि एक पश्मीना शॉल कितने स्वेटरों के बराबर होती है, तो आपको ऑप्शन 4, 5, 6 इस तरीके से दे दिए जाते हैं और वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
और ये कितने के बराबर होती है, तो ये आपके 6 स्वेटरों के बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं, लेकिन ये मोटी बिल्कुल नहीं होती है। ये पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसीलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे, तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शाल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे, यानी एक पश्मीना शाल बुनने में कितने घंटे लगते हैं, तो ये आपके 250 घंटे लगते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपका बनता भी है। अब बात करते हैं श्रीनगर के घरों की। श्रीनगर के घर, श्रीनगर में बाहर से आए कहीं टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट होती है, यानी ये लंबाई इनकी 80 फुट तक होती है और 8 या 9 फुट तक इनकी चौड़ाई होती है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इन डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी और की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खतब बंद है, जो जिक्सा पजल जैसा दिखता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये डिजाइन है और इसे खत्म बंद कहते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि ये जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। ये आपको खिड़की दिख रही होगी। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। ये आप मेहराब देख पा रहे होंगे, ठीक है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया। भूकंप आने पर हम ये क्या काम करने चाहिए, घर से निकलकर किसी खुले मैदान में जाएं। अगर आप घर के बाहर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज जैसे टेबल के नीचे लेट जाएं और कसकर पकड़ लें ताकि वह फिसले नहीं। कंपकपी बंद होने तक प्रतीक्षा करें, यानी जब तक पृथ्वी कांप रही है तब तक आप प्रतीक्षा करें। अहमदाबाद, जनवरी 26, 2001। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कहीं 1000 लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गईं। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कहीं 1000 लोग ढह गई इमारतों के मलबे में नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद कोई इमारत होगी जिसमें दरारें न पड़ी हों। भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। यानी 2001 में ये जो गुजरात में भूकंप आया था उसमें बहुत मतलब हानि हुई थी। हार्ट बिलो कोल्ड, ये कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। यानी गर्मियों में जब तापमान बाहर का गर्म होता है तो हमारी ये मुंह से जो हवा निकलती है वो ठंडी होती है, और सर्दियों में जब बाहर का तापमान ठंडा होता है तो ये गर्म होती है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। ये सूचक संकेत हैं, ठीक है। ये बच्चों से आप करवा सकते हो कि एक शीशे में इस तरीके से। स्कूल के सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना, ठीक है, ताकि बच्चे कुछ तरीकों, मशीनों या अन्य
के बारे में सोच सकें, ताकि लोगों को वह काम ना करना पड़े जो वे पसंद नहीं करते, यानी जो काम वो करना पसंद नहीं कर सकते। और बच्चों को आप अस्पृश्यता के बारे में बता सकते हैं। अस्पृश्यता क्या है? छुआछूत। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले थे। बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया था। स्टॉलिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से साक्षात्कार रूपांतरित है। ये एक कहानी है आपकी नारायण भाई जी की, जो गांधी जी के साथ हैं। अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है, मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन मुंबई में है। शोलापुर मुंबई में है। शिक्षक को बच्चों में ये समझ विकसित करने की प्रयास करना चाहिए कि खिलाड़ियों को उनकी जातीय आर्थिक स्थिति के बजाय उनकी खेलने की क्षमता से आंका जाता है। बच्चू खान खेल का मैदान मुंबई में एक कोच मुस्तफा खान के नाम पर है। फांदी दीवार अध्याय समाज द्वारा बनाई गई लैंगिक दीवार को फाड़ने के बारे में एक बीज किसान की कहानी कहता है। बनगांव गुजरात में है। पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता था। नीम की पत्तियां बीजों को कीड़ों से बचाती हैं। उड़िया एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है। उंधिया का अर्थ गुजराती में उल्टा होता है। उड़िया को बाजरे की रोटियों और घर में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं। क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती, अतः जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन की पत्तियां झुक जाती हैं और मुरझा जाती हैं। केंचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोदकर नरम करते हैं। कुदुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। जंगल में गायब हो रहे उनकी जगह खदानें खोदी जा रही हैं, बांध बनाए जा रहे हैं, यानी जंगल क्या है वो गायब हो गए हैं और हो रहे हैं। कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल होता है और ये कई बार आपका पूछा गया है कि तोरंग का अर्थ क्या है, तो ये आपका जंगल है। वन का अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया है। थोड़ा धैर्य रखें, वीडियो बस आपका ये सीरीज पूरी होने वाली है। फिर इसके बाद मैं आपको पूरी पशु और पक्षियों के बारे में जो भी आपकी ईवीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीरीज लेके आऊंगी। यह एक सच्ची कहानी है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा गल स्टार है। जिस भूमि पर हम एक टिन बीज उगाते हैं उसे एक टिन भूमि कहते हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। और ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप यानी शिक्षक होने के नाते आप बच्चों को ये बताएं तो उनके बारे में आप बता सकते हो। जंगल अधिकार कानून 2007, ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है कि कितने वर्ष से जो लोग जंगल में रह रहे हैं तो उन पर जंगल का हक होता है, तो 25 साल से। उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है, उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। अब बात करते हैं झूम खेती की। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वह कुछ भी नहीं उगाया जाता। उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता है, इन्हें काटकर जला दिया जाता है। राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता। खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। ये मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। जब फसल पक जाती है तो लोग जश्न मनाते हैं और वे बांस पकड़कर चेराव नृत्य करते हैं। हम अपने माता पिता से जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं और कुछ चीजें या कौशल हम अपने पर्यावरण से सीखते हैं। पोलियो वायरस के कारण होता है, ये विरासत में नहीं मिलता। यानी पोलियो किस चीज से होता है, तो ये आपका वायरस। इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जा सकता है। ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ। 7 साल तक उन्होंने ग्रेगोर मॉडल मटके बगीचे में 28,000 पौधों पर प्रयोग किए। मटर के पौधे में कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं, जैसे बीज या तो खुरदुरे या चिकने होते हैं। दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है।
गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरन पोली, गुड़ और चने की मीठी रोटियां, इसे मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। कारवा एक बस या गाड़ी है जिसमें सभी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं। चूहों की दृष्टि कमजोर होती है लेकिन सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। नागपुर में दाल में चीनी मिलाते हैं। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों और चेहरे का उपयोग किया जाता है। इन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। एक पंछी के पंख उसे उड़ने में मदद करते हैं, खुद को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख खो देते हैं और उनके साथ स्थान पर नए उगाते हैं। ब्रेल के बारे में, ब्रेल को एक नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल फ्रांस के थे। जब वह 3 साल का था तब वह अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार ने उनकी आंखों को चोट पहुंचाई। उन्हें दिखना बंद हो गया था। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी। वह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहे। अंत में उन्हें एक रास्ता मिला, छूकर और महसूस करके पढ़ना। पढ़ने के इस तरीके को बाद में ब्रेल लिपि के रूप में जाना लगा। ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है और ये यहाँ से प्रश्न आपका पूछा भी जाता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो ये आपके 6 होते हैं। ब्रेल को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। यदि आप बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वो इस बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। ये आप बच्चों को दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ईवीएस के बारे में। एनसीएफ 2005 क्या कहता है। तो ईवीएस की थीम है और इसमें 6 मुख्य थीम है। प्रश्न आपका यहाँ से पूछ भी लिया जाता है कि निम्नलिखित में से इसमें से एक कौन सी थीम शामिल है या फिर शामिल नहीं है। इस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो ये चीज़ें भी आपको अवश्य पता होनी चाहिए। परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा करना, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। और ये भी इसकी उपथीम है। परिवार और दोस्त, संबंध, काम और खेलों, जानवर, पौधे, भोजन में चखना, पाचन, पाक कला, परिरक्षण तकनीकें, किसान और भूख, पानी में है आपका आश्रय, यात्रा करना, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। दिए गए पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी। एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंतर संबंधित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक विषय वस्तु बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होती है। यानी इस तरीके से आप बच्चों से कर सकते हो। लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की जरूरत है। ये हमारा एनसीएफ 2005 कहता है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और बच्चे का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता है, पूछता है, खींचता है, समूहों में चर्चा करता है आदि। एनसीएफ की अनुशंसा। एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। यानी बच्चों की जो पढ़ाई है, ठीक है, यानी स्कूली पढ़ाई को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। स्कूल के बाहर का जीवन, ये स्कूल, घर और समुदाय के बीच की खाई को कम करेगा। ये किताब या रटंत्र सीखने को हतोत्साहित करता है। इस आधार पर विकसित पाठ्य पुस्तक रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करती हैं। ये हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 में उल्लिखित बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं एकीकृत शिक्षा की। बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है और किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता है। इसीलिए कक्षा 3 और 5 में ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। ये विषय कक्षा 1 और 2 में नहीं है, लेकिन इससे संबंधित मुद्दे और अवधारणाएं भाषा और गणित का हिस्सा हैं। ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में परिभाषाओं और मात्रा की जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यानी ईवीएस की पुस्तक में आप परिभाषाओं के लिए कोई भी स्थान नहीं है। पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, यानी सिर्फ पाठ्यपुस्तक ही ज्ञान का एक स्रोत नहीं हो सकता है।
बल्कि लोगों, उनके पर्यावरण, समाचार पत्रों आदि जैसे सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान निर्माण करने के लिए बच्चों का समर्थन करना चाहिए। यानी बच्चों को विविध तरीकों से आप ज्ञान प्राप्त करवा सकते हो। कम बोझ, वास्तव में शिक्षण के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी में लचीलापन भी आवश्यक है। शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्यपुस्तक की प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे। उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया जाना चाहिए। चिंतन, विस्मय, छोटे समूहों में चर्चा और अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों के अवसर बच्चों को अवश्य दिए जाने चाहिए। ईवीएस की पाठ्यपुस्तक बाल केंद्रित है ताकि बच्चों को तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूर न किया जाए। स्कूल अधिकारियों की भूमिका। अब स्कूल के अधिकारियों की क्या भूमिका है? स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर विचार करने और कल्पनाशील गतिविधियों और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। बच्चों को अपने वयस्कों द्वारा उन्हें दी गई जानकारी से जुड़कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। रचनात्मकता और पहल को विकसित करना संभव है अगर हम उन्हें सीखते हैं में प्रतिभागियों के रूप में देखते हैं, न कि ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में। पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यही कारण है कि सीखने के अन्य संसाधनों को साइटों की उपेक्षा की जाती है। यानी ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आई होंगी, तो इन पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि एनसीईआरटी 2005 क्या कहता है। एनसीईआरटी 2005 कहता है कि हमारी जो पुस्तकें हैं तो ये एकमात्र आधार नहीं है ज्ञान का, ठीक है। यानी बच्चे को आप अन्य संसाधनों के द्वारा भी क्या करवा सकते हो, मतलब अन्य संसाधनों से भी बच्चे को सिखा सकते हो, सीखने में मदद कर सकते हैं। अन्य संसाधन भी सिर्फ किताबी रट्टा उनको नहीं होना चाहिए, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। और बच्चों यानी अपने वयस्कों से उन्हें जो जानकारी मिली है तो उस जानकारी से जोड़कर वो अपने ज्ञान को सीख सकते हैं। रचनात्मक और पहल को विकसित करना संभव है, ठीक है। यानी उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देना है आपको, और आपको उनको एक प्रतिभागियों के रूप में देखना है। स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक अपने स्वयं के सीखने पर विचार करने और कल्पनाशील गतिविधियों को और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन का प्रयास करेंगे। यानी बच्चों को प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करेंगे, ठीक है। ये बच्चों के स्कूल की यानी अधिकारियों की भूमिका है, ऐसा बच्चों के लिए है। और आपका पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, और इसमें सब में आपका लचीलापन आवश्यक है और बोझ भी बच्चों का कम होना चाहिए। यानी सिर्फ किताबों लादने से बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, और बच्चों की यानी पाठ्य पुस्तक एकमात्र स्रोत न होके उन्हें मतलब ईवीएस अपने पर्यावरण से भी सीख सकते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से आप सिखा सकते हो, अन्य स्रोत हैं उनसे आप बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखा सकते हो, ठीक है। और इसमें आपकी परिभाषाओं की के लिए कोई भी स्थान नहीं है, ठीक है, और औपचारिक भी नहीं है, ठीक है, बल्कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं आप उनकी मदर टंग का ही प्रयोग करोगे और उनकी जो मातृभाषा है उसी भाषा में बच्चे को आप पढ़ाओगे। ये सारी चीज़ें हैं। और यानी स्कूल के बाहर के जीवन से आप जोड़ के बच्चे को पढ़ाओगे, और किताबी रटंत यानी जो किताबी ज्ञान है और रटंत विद्या है उसे क्या करता है एनसीईआरटी उसे हतोत्साहित करने की बात करता है। ये सारी चीज़ें हैं। और एनसीईआरटी लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति इन सबको यानी ये सारे जो भेदभाव हैं इनको समाप्त करने की ज़रूरत है, ऐसा हमारा एनसीईआरटी कहता है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या ये आपके लिए मददगार थी, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य कर दें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।